Hello students, now again we have to start our chapter, that is resources and development. Okay, resources and development. ठीक है, तो we already discussed about the resources, definition of the resources, types of resources, even the development of resources, कि किस तरीके से इनको ख़त्म किया जा रहा है और कैसे रियो दी जेनेरियो में इसके लिए एक मीटिंग हुई कि हाउ द कंट्रीज कैन स्टार्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, जो रिसोर्स हैं उन्हें एक प्लान तरीके से, एक सही तरीके से यूज़ करना, जिससे कि ये रिसोर्सेज सभी के लिए यूज़फुल हों. हमने देखा था ना कि सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज सभी के लिए यूज़फुल हों, डिफरेंसेस ना बढ़ें, इसके लिए वी हैव टू डू द रिसोर्स प्लानिंग. तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग. ओके, रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सो वी हैव टू डू द जुडिशियस यूज़. इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इट इज़ स्प्रेड अनइवनली. क्या सब जगह इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? नहीं. कहीं पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है. कोई एरिया रिसोर्सफुल है इन समथिंग, कोई एरिया रिसोर्सफुल है इन सम अनदर थिंग. जैसे हम बात कर लें राजस्थान की. ठीक है, राजस्थान इज अ रिसोर्सफुल एरिया फॉर द विंड एंड सोलर एनर्जी. ठीक है, हमने देखा ना कि जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया है राजस्थान के अंदर, वो कैसा है? इट इज अ रिसोर्सफुल एरिया टू डेवलप द विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. वहीं पर अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर रिसोर्सेज आर लैक इन राजस्थान. ठीक है, वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आती है, वाटर स्केयरसिटी है, लेकिन इट इज़ वेरी रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर. ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स. ठीक है, तो कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है. इट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन द वर्ल्ड ऑल्सो. ठीक है, वर्ल्ड में भी क्या है, कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पर कम है. तो वी हैव टू प्लान टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अबाउट द रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं वो वाइडली स्प्रेड तो हैं, बट वी हैव टू यूज देम जुडिशियसली. ओके, प्लानिंग is a widely accepted strategy for judicious use of resources. ठीक है, क्या है प्लानिंग? इट्स अ स्ट्रेटजी. ठीक है, इट्स अ स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम इनको प्रॉपरली यूज करें. ठीक है, फिर इंडिया में क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया हैज enormous diversity in availability of resources. ठीक है, नाउ
we have to take care of non renewable को क्यों? क्योंकि वो दोबारा बन ही नहीं सकते, बट एज वेल एज रिन्यूएबल ऑल्सो। ठीक है, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो टेक केयर करें ही, बट हमें क्या करना है साथ में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, बट इट्स अ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लानिंग करने की, एक स्ट्रेटजी बनाने की कि कैसे वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बताया ना कि कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत ही कम है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान की एग्जाम्पल लिया, लद्दाख का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देयर आर अब्यूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना प्रॉपरली वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो अब हमें ज़रूरत है कि उस रिसोर्स के लिए वी हैव टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग, जिससे कि उन रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज़ किया जाए। ओके, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कि किस तरह की प्लानिंग इंडिया में की जा रही है टू प्रॉपरली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। ओके, ठीक है, इसको रब कर दूं। अब हम देखते हैं, ये तो रिसोर्स प्लानिंग है कि भाई रिसोर्स प्लानिंग करनी है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, तब जाके प्लानिंग होगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई रिसोर्स इतने हैं तो ठीक है, इतना यहाँ खर्च कर दो, इतना वहाँ। भाई इट्स अबाउट द होल कंट्री, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट का सवाल है। तभी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी मटेरियल हैं, तो जो हैवी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अलग तरह से स्ट्रेटजी बनेगी। कुछ रिसोर्सेज हैं जो लाइट वेट मटीरियल हैं, लाइट वेट मटीरियल की अलग स्ट्रेटजी बनेगी। यानी कि इट्स डिपेंड ऑन द मेटल्स, मिनरल और द व्हाटएवर रिसोर्सेज वी आर गेटिंग। जिस तरह के रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, हमें अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडिया में किस तरीके से स्ट्रेटजी बन रही है, इस पूरी स्ट्रेटजी को वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, कि रिसोर्स तो मिल रहे हैं पर रिसोर्स कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उनकी इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री मतलब एक डिटेल लिस्ट बनेगी कि भाई ये रिसोर्सेज यहाँ मिल रहे हैं। फिर उसकी मैपिंग, सर्वेइंग, उसका पूरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा। उसके बाद प्लानिंग की जा सकती है कि भाई यहाँ पर इतने इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी क्वालिटी में है, इनकी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी। एक रिसोर्स भी कई क्वालिटीज का हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, आयरन और स्टील, उसका कोल का। कोल जो है 4 तरह के कोल हैं। आगे हम मिनरल्स मेटल्स वाले में इसमें पढ़ेंगे कि कोल भी 4 तरह के हैं। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो वो भी हाई क्वालिटी आयरन और लो क्वालिटी आयरन अलग अलग तरह का है। तो अब इनकी क्वालिटी कैसी है, इसको भी पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद ही प्लानिंग होगी। ठीक है, अब पूरा आइडेंटिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगा कि इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, जिससे इनको यूटिलाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स, ये सब करने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स और टेक्नोलॉजी के लिए पहले उसको मैच करना पड़ेगा विद द डेवलपमेंट प्रोसेस।
नॉट ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस बट विद द होल कंट्री, कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो इसको पूरी कंट्री के डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ मैच करके फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि ये रिसोर्स जो हैं किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएं, जिससे कि इन रिसोर्सेस से सभी को फायदा मिले। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग कहां पर, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हम ये केवल हम इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में सबसे पहले क्या था, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन तो समझ में आया, क्या है, आइडेंटिफाई करना कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। उसके बाद उनकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करना मतलब उनकी लिस्ट बनाना, एक डिटेल्ड लिस्ट। ठीक है, तो इन्वेंट्री और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज across the region of the country। ठीक है, पूरे कंट्री के हर रीजन में, क्योंकि भी इंडिया के रेफरेंस में बात हो रही है ना, तो पूरी इंडिया में ही देखना होगा कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और उसके बाद हमें उसकी डिटेलिंग करनी होगी कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये इतने इतने यहाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, qualitative and quantitative estimation and measurement, estimation and measurement of the resources। समझ में आया क्या है ये? क्या करना है, पहले आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री करनी है, जो कौन सी प्रोसेस है, जिस इन्वॉल्व द सर्वेइंग, एरिया का पूरा सर्वे करेंगे, देन मैपिंग थ्रू द मैप, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, इसके बारे में पता करेंगे। इसके बाद क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कितनी क्वालिटी में है और कितनी क्वांटिटी में है, अच्छी क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, हायर क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, ये फिर उसकी क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में ये मिल रहा है, इसका पूरा एस्टिमेशन, मेजरमेंट सब चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद ये तय होगा कि इन रिसोर्सेज का करना क्या है। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, ये सब होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनका, टेक्नोलॉजिकल एंड स्किलफुल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लानिंग होगी इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with endowed with appropriate technology, skill and
इंस्टीट्यूशनल सेटअप। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अब यहां पर कि एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स सेट करने पड़ेंगे जिससे कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसको मैच करना पड़ेगा। किससे मैच करना पड़ेगा? एक रीजन के डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ। भाई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें किसका डेवलपमेंट करना है? केवल एक रीजन का। जहाँ पर ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं क्या केवल उसी जगह का डेवलपमेंट होगा? क्या ऐसा होता है? हमने देखा उड़ीसा के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या रिसोर्सफुल उड़ीसा एक डेवलप्ड स्टेट है? नहीं है ना। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स की बुक में कि उड़ीसा क्या है? काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट है, इट्स नॉट डेवलप्ड। तो अब यहाँ पे जहाँ रिसोर्स मिल रहे हैं वहाँ से मतलब नहीं है, अब इन रिसोर्स को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ कहाँ पर सेटअप किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रिसोर्स प्लानिंग क्या चलेगी आगे, ये मैच करेगी कि यहाँ पर किस जगह का डेवलपमेंट प्लान बनाना है। तो इट्स मैचिंग matching the development plan with the national development plan। ठीक है, अब इसको मैच करना पड़ेगा किसके साथ? डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, कि पूरे नेशन के अंदर ये डेवलपमेंट प्लान सुटेबल है या नहीं है। समझ में आई इतनी बात? इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि भाई रिसोर्स प्लानिंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, एक बहुत ही टिपिकल प्लानिंग है, बहुत ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि रिसोर्स को प्लान करना इस तरीके से जिससे कि ये सभी के लिए यूजफुल हो, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। ठीक है, जिससे कि वो रिच और पुअर वाला गैप ना बढ़े, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी है। तो जहां रिसोर्स मिल रहे हैं वहां पर आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री की जाएगी, जिसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है सर्वे करने की, मैप करने की, उसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेजरमेंट सब किया जाएगा। उसके बाद फिर एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टीट्यूशन सेटअप होंगे और उसको लास्ट में मैच किया जाएगा विद द डेवलपमेंट प्लान, कि ये जो डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है वो डेवलपमेंट प्लान नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच हो रहा है या नहीं। यानी जहां इंस्टीट्यूशन सेट किया गया है वो जगह ऐसी हो जिससे कंट्री में सभी जगह डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी कंट्री के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेटिस्फैक्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। इसीलिए इंडिया में क्या होती थी, हमेशा इन्वेंटिंग होती थी। इंडिया कॉलोनाइज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। मेन रीजन जो इंडिया को कॉलोनाइज करने का था वो क्या था? यहाँ से ट्रेड करना। ठीक है, ट्रेड किस चीज़ का? बिकॉज वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, इसलिए यहाँ से ट्रेड किया जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो भी रिसोर्सेज के लिए हुआ। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो अब इन रिसोर्स के इस तरीके से यूज़ किया जाए इन रिसोर्स को, क्योंकि जो कॉलोनाइजेशन हुआ तो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया। उनकी अपनी कंट्री तो थी नहीं, उन्हें इंडिया के डेवलपमेंट से भी कोई लेना देना नहीं था। वो क्या चाहते थे
इंडिया से ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्री को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से केवल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। हमने देखा था ना, केवल रॉ मटेरियल से मतलब था उनको, कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप नहीं कर रहे थे ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, बहुत इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे। तो अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज़ उतना ही किया जाए जितना कि ज़रूरी हो। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब हम रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकेंगे। रिसोर्स उतने ही यूज़ किए जाएं जितने की ज़रूरी है, ना कि जितने ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा हम यूज़ कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी आता है कि देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबॉडीज नीड बट वेरी लेस फॉर द एनीबॉडीज ग्रीड। ग्रीड समझते हो ना, लालच। लालच का कभी अंत नहीं होता। तो जरूरत जितना तो इनफ है इंडिया में रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड अगर हम यूज कर रहे हैं, अपनी जरूरत जितना यूज कर रहे हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ, हम आराम से, हमारी जनरेशन और हमारी आने वाली कई जनरेशन भी उसको आराम से यूज कर सकती हैं, हमारी जरूरत जितना। लेकिन अगर हम इसको लालच के हिसाब से यूज कर रहे हैं टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर मनी, तो फिर लालच का कोई अंत नहीं है और धीरे धीरे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, इनका डेप्लेशन शुरू हो जाएगा। और डेप्लेशन होने से क्या होगा? आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का ये जो सेंटेंस है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम उस सेंटेंस को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग पर तो क्वेश्चन आता ही है, पर कई बार गांधी जी का ये स्टेटमेंट क्या है? देयर आर इनफ रिसोर्सेज फॉर एनीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लेते हैं हम गांधी जी स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है गांधी जी का स्टेटमेंट? देयर इज enough resources for anybody's need but not for anybody's greed। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। क्या डिफरेंस है? नीड तो खत्म हो जाएगी, मुझे जितनी ज़रूरत है मैंने यूज़ कर लिया, भाई खाना उतना ही खाऊंगी जितनी पेट में जगह है, नीड पूरी हो गई, काम खत्म। लेकिन ग्रीड, अगर उस खाने को मुझे स्टोर करना है तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना, मैं स्टोर करके मैक्सिमम रखना चाहूँगी, रखते जाओ मैक्सिमम। ठीक है, तो ग्रीड का कोई एंड ही नहीं है। तो ये सेंटेंस गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक कि जो रिसोर्सेज हैं वो सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब लोग अपना सेल्फिशनेस, अपनी ग्रीड को छोड़ दें। ये सेल्फिशनेस और ग्रीड ही सबसे बड़ा रीज़न है इन रिसोर्सेज के डेप्लेशन का। ठीक है, जो रिसोर्स इतनी तेजी से डेप्लेटेड हो रहे हैं और हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है कि हाउ वी हैव टू कंजर्व इट, हाउ वी हैव टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्यों करना पड़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रीड इंडिविजुअल की ही होगी, किसी एक व्यक्ति की ग्रीड है, वो अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई कर रहा है।
और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, बाकी के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मशीन्स के थ्रू मास प्रोडक्शन हो रहा है। गांधी जी ने क्या चलाया था, वर्क फ्रॉम चरखा, अपना अपना कपड़ा खुद बनाओ। क्यों बनाओ अपना अपना कपड़ा खुद? अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी नीड खुद पूरी करो। वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। पढ़ी है ना हमने ये चीज पहले। तो ये चीजें गांधी जी जो कहते थे, जो प्रोडक्शन है वो मासेस द्वारा होना चाहिए, यानी मैक्सिमम लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों। ऐसा ना हो कि मशीन के थ्रू बहुत सारा प्रोडक्शन तो हो गया, तो फिर वो जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड अर्न करने का मौका मिलेगा। तो प्रोडक्शन ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो, जिससे कि सभी को रिसोर्सेस मिल सके। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप एक्सप्लेन कर दोगे? चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रीड and selfishness of individuals are the main root for the depletion of resources at the global level। केवल इंडिया की बात ही नहीं हो रही है ये, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में ही ग्रीड और सेल्फिशनेस की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डेप्लीशन हो रहा है। डेप्लीशन का मतलब क्या होता है? डेप्लीशन का मतलब है रिसोर्सेज खत्म होना। ठीक है, तो रिसोर्स डेप्लेटेड हो रहे हैं। ठीक है, इर्रेशनल एंड ओवर कंजप्शन of resources lead to socio-economic and environmental प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, इर्रेशनल मीन्स अननेसेसरी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा गांधी जी ही वॉज against mass production and wanted to replace it with the production by masses। आई बात समझ में? ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हुए? यहां पर इर्रेशनल एंड ओवर कंजप्शन क्या कर रहा है रिसोर्सेज का? कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, साथ में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। प्लस ही वांट कि प्रोडक्शन जो है मास प्रोडक्शन ना हो करके प्रोडक्शन बाय मासेस हो, यानी ज्यादा लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, देन ओनली कंट्री कैन डेवलप। अंडरस्टूड? ठीक है, एक बार अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना यहां तक, फिर आगे का वी विल टॉक इन द नेक्स्ट lecture. Okay, till now, take care. Bye.